गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने जो पढ़ा उसके कुछ अंतिम वाक्य इस प्रकार थे कि छोटा भाई यानी मुंशी प्रेमचंद लाख कोशिश करने के बावजूद भी खेल के प्रति अपने मोह को नहीं त्याग पा रहे थे और खेल के प्रति उनका ध्यान वैसे ही बना रहा। और सारी कोशिशें करने के बावजूद भी वे खेलना नहीं छोड़ पा रहे थे और बड़े भाई साहब से उसी तरह उन्हें डांट सुननी पड़ रही थी। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने आगे क्या बताया है। तो सालाना इम्तिहान हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई, लेकिन इस बार क्या हुआ, बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। यहाँ पर आड़े हाथों आपका एक मुहावरा मिला है, ठीक है, यानी खबर लेना। और लेखक कहना चाहते हैं कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। आप जो बातें किया करते थे कड़ी मेहनत करने की और ये सारी चीज़ें करने की, मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। और मैं सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि अपनी कक्षा में अव्वल आया हूँ। और जहाँ तक आप बात करते थे कि घोर तपस्या करने के बावजूद भी तुम पास नहीं हो सकोगे, लेकिन मैं पास हो गया और कक्षा में अव्वल आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कना, यहाँ पर देखिए वापस से आपको और एक मुहावरा मिल गया है। नमक छिड़कने का विचार जो था वह लज्जास्पद लगा, यानी कि उन्हें खुद पर बहुत शर्म महसूस हुई कि ऐसा करना तो सच में बहुत गलत बात होगी, बहुत बुरी चीज़ होगी। और अपने भाई के जख्मों पर नमक छिड़क कर, यानी कि उन्हें यह भला बुरा कहकर उनके दुख को और बढ़ाना लेखक को बहुत ही निंदनीय लगा, बहुत ही बुरा लगा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, यानी लेखक को यहाँ पर अपने ऊपर कुछ घमंड सा भी हो गया और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ गया, यानी उनका साहस भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा, यानी जो अधिकार, जो दबदबा, जो डर लेखक के ऊपर था वो अब लेखक के ऊपर न था। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत, यानी अगर फिर से कुछ भला बुरा कहा या फिर कुछ और कहने की कोशिश की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अपना खून जलाकर, यानी खून जलाना यहाँ भी एक मुहावरा है, यानी इसका अर्थ होता है कि काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मुशक्क़त की, काफ़ी परिश्रम किया और इसका परिणाम क्या निकला। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मैं तो खेलता भी रहा और पढ़ता भी रहा और इसी के साथ मैं कक्षा में अव्वल भी आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी, यानी कि बड़े भाई साहब के सामने लेखक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस तरह की हेकड़ी जताए या इस तरह का साहस दिखाए, लेकिन फिर भी उनके रंग ढंग से यह साफ जाहिर हो रहा था, यानी उनके आव भाव से, खेलने के तरीके से और घर में जिस तरह वो और हॉस्टल में जिस तरह रहते थे वो सारे स्वभाव से पता चल रहा था कि उनका साहस पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। यानी लेखक अब भाई साहब से उतना नहीं डरते थे जितना वो पहले डरते थे। भाई साहब ने इसे भांप लिया, यानी बड़े भाई साहब इस बात को समझ गए हैं कि क्या माजरा चल रहा है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए। यानी कि भाई साहब इस चीज़ को अच्छी तरह से भांप गए थे और समझ गए थे कि इसका साहस बढ़ चुका है और यह कुछ न और अपने ऊपर यह घमंड करने लगा है। और जैसे ही सुबह का सारा समय खेलकूद में व्यस्त करने के बाद, खेलकूद में बिताने के बाद जैसे ही घर वापस आते हैं, अपने रूम में यानी हॉस्टल में वापस आते हैं, तो भाई साहब उसको सामने तैनात मिलते हैं और उनका पहला ही शब्द होता है, देखता हूँ इस साल पास हो गए।
और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, यानी तुम क्या समझते हो कि दर्जे में सिर्फ अव्वल आने से ही तुम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार बन गए। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। यानी बड़े भाई साहब उसे समझाते हैं कि इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, बड़े बड़ों का घमंड तो चकनाचूर हो गया, तुम किस खेत की मूली हो। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं रामायण और राम रावण की कहानी क्या रही है, तो यहाँ पर उतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि रावण एक अहंकारी राजा था और बहुत ही क्रूर शासक था। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? क्या रामायण और रावण को देखकर या रावण के बारे में जानकर तुमने उससे कुछ सीख लिया? जो तुम में इतना घमंड आ गया है वह किस लिए है? जब इतने बड़े महावीर योद्धा का घमंड चकनाचूर हो गया, वह भी खत्म हो गया और उसी अभिमान उसी घमंड में पड़कर उसने अपना सर्वनाश कर लिया, तो तुम किस सोच में पड़े हो? महज यानी सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर जो कुछ हम पढ़ते हैं या लिखते हैं या समझते हैं या हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह हमारे तभी काम की हो सकती है जब हम उसे समझें। बिना समझे अगर कोई भी चीज़ हम सीखते हैं या सीखना चाहते हैं वह हमारे लिए माध्यम एक सिर्फ रटंत विद्या के रूप में रह जाएगी। अगर उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं तो वह हमारे लिए वह बेकार हो जाती है वो चीज़। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, यानी यह उस समय की बात है जब अंग्रेजी शासन या अंग्रेजों का शासन भारत पे ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे देशों पर भी था, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं कहते हैं और कारण इसलिए है कि रावण का जो आधिपत्य था या उसका जो शासन था वह तीनों लोकों पर था, यानी कि स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पाताल लोक, धरती लोक, सब जगह पर था। लेकिन अंग्रेजों का जो शासन है वह भी कई देशों पर है और लगभग विश्व के बहुत सारे भागों पर है, लेकिन उसे हम चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। यानी ऐसे भी बहुत से राज्य हैं, बहुत से देश हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन रावण का जो शासन था या उसका जो आधिपत्य था लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया था। रावण चक्रवर्ती था संसार के सभी महीप का यहाँ मतलब होता है राजा, ठीक, उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे मानते भी हैं। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते हैं, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, यानी उनके सामने इनका भी कोई वर्चस्व न था, इनका भी कुछ वश न चलता था। मगर उसका अंत क्या हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण राम के हाथों मारा जाता है। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, यानी उसके सारी चीज़ों को मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा, यानी उसे पानी तक पिलाने वाला उसके परिवार में या उसके राज्य में कोई न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, यहाँ पर लेखक के बड़े भाई उसे समझाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कोई भी गलत काम, कुकर्म यानी कि कोई भी गलत काम करना चाहे वह कर सकता है, लेकिन अगर उसे अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, इतराई नहीं, उसे कभी भी इतराना नहीं चाहिए, यानी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी बात पर उसे अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। जिसने इस दुनिया में अभिमान किया वह इस दुनिया से नहीं बल्कि इस संसार से मिट जाएगा। फिर आगे वे उदाहरण देते हैं कि शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, यानी शैतान को भी ऐसा लगा कि वह ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानता है और उससे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। लेकिन अंत में होता क्या है कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया जाता है अपने कर्मों की वजह से। इसी में और एक उदाहरण देते हैं लेखक के बड़े भाई, साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, उसे भी काफ़ी घमंड हो गया था और अंत क्या होता है उसका? भीख मांग मांग कर वह मर जाता है। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे
पढ़ चुके, अगर यही स्थिति रही और यही हालत रही तो तुम आगे पढ़ चुके। ये सारी बातें लेखक के बड़े भाई साहब उसे समझाते हैं। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। यहाँ देखिए फिर से और एक मुहावरा मिल गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना परिश्रम के बड़ी सफलता हाथ लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का यहाँ अर्थ है बिना परिश्रम के बड़ी सफलता हाथ लग जाना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है। बड़े भाई कहते हैं कि हो सकता है कि तुमने कक्षा में अव्वल आए हो, या तुम मेहनत करके या जैसे भी करके तुम अपनी कक्षा में अव्वल आ चुके हो, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। कभी कभी खेल में भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छे निशाने लग जाते हैं या काफ़ी अच्छा हमारा प्रदर्शन हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उस खेल के सबसे दिग्गज और माहिर खिलाड़ी बन जाते हैं। वही यहाँ पर लेखक अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम एक सफल खिलाड़ी बन गए हैं। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। यहाँ पर बड़े भाई साहब बताते हैं कि सफल खिलाड़ी उसी को कह सकते हैं जिसके हर दाव में वह अपना बेहतर से बेहतर कर सके और बेहतर दे सके। ऐसा नहीं कि कभी एक बार उसने अच्छा खेला हो और उसके बाद फिर वह खेल ही न पाया हो या उसका प्रदर्शन ही अच्छा ना हो। तो ऐसा वे समझाते हुए छोटे भाई को कहते हैं कि हो सकता है कि तुम एक बार अव्वल आ चुके हो, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा, सो इसके लिए तैयार रहो। फिर आगे वे कहते हैं, मेरे फेल होने पर मत जाओ। तुम ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे दर्जे में आओगे, यानी जब कक्षा 9वीं में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, यानी कि दांतों पसीना आना, यानी कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी कोई सीमा ना हो। जब अलजबरा यानी कि मैथ का या गणित का एक शब्द है अलजेब्रा जिसे हम कहते हैं, और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए मुहावरे का प्रयोग किया गया है, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाने का मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिस्तान यानी कि अंग्रेज़ों का और हिंदुस्तान का, वहाँ का इतिहास यानी कि अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। यानी कि इतिहास में इतने सारे बादशाह हुए जिनके नामों को अगर याद रखा जाए तो वह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब नाम याद करना या किसके समय में कौन सी घटना घटी है, इस बात को याद करना काफ़ी आसान है? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। यानी ऐसा भी होता है कि एक अंक के अगर मार्क्स हो या एक अंक के अगर प्रश्न पूछे जाए और उसमें पूछा जाए कि हेनरी 7वें की जगह अगर घटना या कोई भी एक घटना हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें में अगर हो जाए या हम गलती से ऐसा लिख देते हैं तो वहाँ पर सारा नंबर गायब हो जाता है, यानी कोई नंबर नहीं मिलता है। सफाचट सिफर भी न मिलेगा, यानी वहाँ पर कोई भी अंक कोई भी नंबर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं जाती है, सिफर भी। हो किस ख्याल में, यानी तुम पास करके किस ख्याल में हो। दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स हुए, यानी कि इतने सारे लोग यहाँ पर हुए कि जिनके नाम याद करना भी दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। और लेखक के बड़े भाई यहाँ पर कहते हैं कि लगता है कि इन लोगों को कोई नाम भी न मिलता था। अगर एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। जैसा कि इतिहास में आपने भी पढ़ा होगा, हेनरी फर्स्ट, हेनरी द्वितीय, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के जेम्स 1, 2, 3, 4 इस तरह के कई सारे नाम थे। तो यहाँ लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं कि ऐसा क्या था इनके नामों में जिन्हें कोई नाम नहीं मिलता था। अगर मुझसे कहते तो मैं इन्हें बहुत सारे 10 लाख नाम बता देता, लेकिन इनको क्या थी कि वे एक ही नाम पर कई सारे उपनाम लगाते चले जाते हैं। हेनरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह करके 10 तक। विलियम्स का भी इसी तरह, चार्ल्स का भी इसी तरह। तो इस तरह के नामों में काफ़ी सारा वहाँ पर क्या होता था, भ्रम उत्पन्न हो जाते थे।
जो कि लेखक के बड़े भाई इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे और अपने छोटे भाई को समझा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, यानी ज्योमेट्री की अगर जहाँ तक बात करें तो उसके लिए अगर ईश्वर से पनाह मांगी जाए, ईश्वर से अगर कोई खोज मांगी जाए, कोई रास्ता मांगा जाए तो वही काफ़ी होगा। अ ब ज की जगह अगर अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए, यानी सिर्फ एक साधारण सी गलती पर पूरे के पूरे अंक वहाँ पर काट दिए जाते हैं। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता, मुमतहीनों यानी कि इन शिक्षकों से कोई नहीं पूछता, जो नंबर देने वाले हैं इससे कोई नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। यानी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप छात्रों के नंबर क्यों काट लेते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। यानी कि यहाँ पर लेखक के बड़े भाई शिक्षा के बारे में और शिक्षा से संबंधित जो एक आधारभूत जो समस्याएं होती हैं उन चीज़ों पर यहाँ पर काफ़ी गहराई से विचार विमर्श करते हैं और इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो बात जिसे जहाँ तक जिस रूप में समझ में आ जाती है, अगर उसको या छात्र उस चीज़ को वैसे ही रख देता है तो क्या उसमें क्या कोई गलती है। लेकिन उनका यह मानना है कि अगर अ ज ब की जगह अगर अ ब ज लिख दिया या अ ब ज की जगह अगर अ ज ब ही लिख दिया तो उसमें नंबर नहीं काटना चाहिए, बल्कि उस परीक्षार्थी को, उस विद्यार्थी को अंक मिलने चाहिए। और ये भी बताते हैं कि शिक्षक तो वही चीज़ देखते हैं जो किताबों में लिखा होता है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डाले। देखिए यहाँ पर फिर से रटन शिक्षा के बारे में ये बोला गया है कि यहाँ पर अक्षर से अक्षर रटना, ठीक है, यहाँ अक्षर से अक्षर रटने के लिए यहाँ पर बात की गई है, जो यहाँ पर एकदम गलत है। वर्तमान जो शिक्षा है वह शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगभग हम चाह कर भी इस तरफ मुड़ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम उस पर दबाव डालते हैं कि उसे अच्छे से याद करो, उसे अच्छे से पढ़ लो, उसे रट डालो, लेकिन यह गलत है। इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। कुछ एक घटनाएं इससे जुड़ी आपको मिल सकती है या वास्तविकता भी है, लेकिन वर्तमान समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा यह ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा कभी भी रटंत यानी रटी हुई नहीं हो सकती है। रटी हुई शिक्षा कभी भी जीवन में हमें सफलता नहीं दिला सकती है। और आखिर इन सिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा, और आखिर हम जो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं इनके पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा हो सकता है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, यानी कि अभी भी ज्योमेट्री की बात हो रही है कि इस रेखा पर अगर कोई लाइन है, सेगमेंट है अगर, तो उस पर अगर कोई लंब गिरा दो तो आधार लंब से 2 गुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, यानी लेखक के बड़े भाई यहाँ पूछते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला, यानी इसका क्या लाभ होने वाला। दुगना नहीं बल्कि चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। यानी ये सारी जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने सारे नुस्खे हैं, जितने सारे विधि हैं, जो भी सिद्धांत है, जो भी नियम है, इन सारी चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। अगर नहीं याद करके या नहीं रट करके ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे तो हमें अंक नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर लेखक के बड़े भाई ने पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा की रटंत शिक्षा का खूब विरोध किया है और काफ़ी ज़ोरदार विरोध किया है। ये बच्चों की उन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है या डालने की कोशिश की गई है कि जो बच्चे किसी विषय में या कहीं पर कोई समस्या समझ में आती है, किसी समस्या को समझते हैं या कोई समस्या उन्हें सामने आती है, समस्या को झेलते हैं, तो शिक्षक की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन विषयों से जुड़ी और उन चीज़ों से जुड़ी विद्यार्थी की सभी समस्याओं को दूर करे, उसका निराकरण करे, उसका समाधान करे। जब तक छात्र को या विद्यार्थी को वह बात समझ में नहीं आती, तब तक शिक्षक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे समझाए, न कि उसे रटने के लिए दबाव डाला जाए या किसी भी चीज़ को उसी तरह याद करने के लिए बोला जाए। यह बिल्कुल ही गलत है और शिक्षा कभी भी रटने के बारे में नहीं कहती है, या शिक्षा का कभी यह मतलब नहीं होता कि आप उसे रट कर याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कह दिया समय की पाबंदी पर
समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टीचर आता है और आपको बोल देता है कि कोई एक विषय दे देता है, उस पर लिखिए, पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो, और उसमें आपको ये भी बोल दिया जाता है कि कम से कम आपको इतने सारे शब्दों में 500, 1000 या 2-3 पन्नों में, 4 पन्नों में आपको लिखना होगा। अब आप कापी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए, यानी उस चीज़ को लिए आप अपना रोना रोइए, यानी उसके बारे में अब आप सोच सोच कर लिखते रहिए। कौन नहीं जानता, यानी ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको पता है कि समय की पाबंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, लेकिन कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। यानी अगर समय पर हम सारा काम करते हैं और समय की पाबंदी का ख्याल रखते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें, यानी यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर लिखना ही है या समझाना ही है तो कम से कम शब्दों में या कम से कम वाक्यों में इस बात को हम समझा सकते हैं, लेकिन अब इसे समझाने के लिए हम वहाँ पर 4-4 पन्ने लिखे और इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल करें, इतनी सारी चीज़ें हम वहाँ पर लिखे, ये समय की वह बर्बादी समझते हैं। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत है। वे ये कहना चाहते हैं कि जो बात सिर्फ कहने भर से समझ में आ जाती है तो क्या ज़रूरत है कि हम उसे इतने सारे पन्नों में लिखें या 4-5 पन्नों में भरें। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, मैं तो इसे नासमझी कहता हूँ, मैं इसे कुछ और समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं, यानी यहाँ पर समय की बचत तो हो ही नहीं सकती बल्कि उसका दुरुपयोग ही होगा। यानी यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि यह समय की बचत नहीं हो सकती। किफ़ायत का मतलब होता है बचत, यह किसी भी तरह समय की बचत नहीं हो सकती। सॉरी, थोड़ी सी वो टेक्निकल फॉल्ट थी, लैपटॉप का बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब क्या कहते हैं कि वह तो समय की बचत बिल्कुल हो नहीं सकती बल्कि यह तो समय का दुरुपयोग ही होगा, और व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए, और व्यर्थ में हम इतनी सारी चीज़ें एक विषय के ऊपर हम लिखते जाते हैं। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, यानी अगर हमें किसी से कुछ कहना है तो हम उसे बस झट से कह दें और अपनी राह लें और अपनी बात ख़त्म करके अपने राह पर बढ़ जाए, यानी अपने काम पर ध्यान दें। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, यानी पन्ने भी पृष्ठ भी पूरे भरे होने चाहिए, पूरी तरह से लिखे होने चाहिए। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। यानी यहाँ पर वह कहते हैं कि यह तो सरासर छात्रों पर एक तरह से अत्याचार है कि किसी एक सामान्य से विषय पर जो बात ऐसे ही समझ में आ जाती है उस पर हमें 4-4 पन्ने लिखने के लिए कहा जाता है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, और 4 पन्नों का वास्ता देकर कहा जाता है, 4 पन्ने लिखने के लिए कहा जाता है कि आप संक्षेप में लिखिए। 4 पन्ने कैसे संक्षेप में हो सकते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा विस्तार में हो गए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अगर संक्षेप में ही लिखना है तो वह 4 पन्ने कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर लेखक के बड़े भाई काफ़ी अपने गुस्से को, अपने व्यंग को, सब कुछ यहाँ पर निकाल कर रख देना चाहते हैं। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। यानी उनका कहना है कि अगर टीचर का बस चले, शिक्षक का बस चले, तो वह 4 पन्ने नहीं बल्कि ऐसे विषयों पर तो वह 100-100 पन्ने लिखवाते रहे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 100-100 पन्ने, 200-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, है उल्टी बात है या नहीं। यानी तेज भी दौड़िए, आपको कहा जाता है, आपको आदेश दिया जाता है कि आप तेज़ दौड़िए, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि धीरे धीरे। ये कैसा हो सकता है कि अगर तेज़ दौड़ना है तो तेज़ ही दौड़ सकते हैं ना, धीरे तो हो नहीं सकते, और जब धीरे दौड़ना है तो तेज़ तो दौड़ नहीं सकते हैं। यह बात वे अपनी छोटे भाई को अभी तक समझा ही रहे हैं, और है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, यानी कोई भी अगर छोटा सा बालक हो तो वह इतनी बात तो आसानी से समझ ही सकता है, लेकिन
इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं, यानी उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं, इतना भी इल्म नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, इतना भी उन्हें सलीका नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, यानी यहाँ पर कुछ थोड़े से अपवाद दिए हैं। ये कुछ छात्रों का अपने विद्यार्थी, अपने शिक्षकों के प्रति कहीं ना कहीं कोई गुस्सा या कोई रोष रहता है, तो वे इसे इन्हीं शब्दों में इस तरह से प्रकट करने की कोशिश करते हैं। हम अध्यापक है, और वे दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसमें अव्वल आ गए तो तुम्हें ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इस बार अव्वल आ गए हो तो तुम्हारे पाँव ज़मीन पर नहीं रहते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। यानी मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कितनी ही बार क्यों ना फेल हो जाऊँ, लेकिन मैं अब भी तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। यानी जो कुछ मैं अभी समझा रहा हूँ या जो कुछ मैंने अभी तक समझाया है या कहा है या बताया है, उसको ध्यान में रखो और उसे गिरह बांध कर रख लो, अपने मन में बैठा लो, वरना आने वाले समय में तुम पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। यानी अब तक बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को समझा रहे थे और स्कूल का भी समय हो चला था, वरना उसे और वे समझाते ही रहते और उनके उपदेश, उनकी सूक्तियाँ अभी खत्म न होने वाली थी। छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। यानी छोटा भाई कहता, लेखक कहते हैं कि उस दिन इतनी डांट सुनने के बाद उन्हें भोजन में कोई स्वाद नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, यानी लेखक सोचते हैं कि जब मैंने पास किया तो मेरे बड़े भाई साहब को इतनी तकलीफ़ हो रही है, वे मुझे इतना अपमानित कर रहे हैं, तो फेल हो जाने पर वे क्या करेंगे, तो शायद प्राण ही ले ली जाए। वे हो सकता है कि मेरे प्राण ही हर लें। भाई साहब अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, यानी बड़े भाई साहब ने उनके सामने, छोटे भाई के सामने अपने दर्जे की कक्षा 9वीं की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। उससे लेखक काफ़ी डर गए थे कि उच्च कक्षाओं में जाकर अगर इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी तो यह तो उसके बस के बाहर होगा, वो उसकी क्षमता के बाहर की बात होगी, उसके लिए एक तरह से असंभव हो जाएगा। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। यही मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि क्यों नहीं मैं स्कूल छोड़कर घर भागा। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। यानी लेखक के बड़े भाई ने उसे बहुत कुछ समझाया, बहुत डांटा, बहुत उसे फटकार लगाई, लेकिन इतनी घुड़कियाँ सुनने के बाद, इतने ताने, डांट और डपट सुनने के बाद भी लेखक का, यानी छोटे भाई का जो खेल के प्रति जो रुचि थी या खेल के प्रति जो मोह था, उनका जो एक आकर्षण था, वो कम नहीं होता है और खेल कूद का कोई अवसर हाथों से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम। यानी बड़े भाई साहब के डर के वजह से लेखक अभी भी पढ़ता है, लेकिन उसका समय कम रहता है। बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए, यानी रोज़ के रोज़ जो स्कूल से होमवर्क मिलते हैं, जो गृह कार्य मिलते हैं, वो सारे पूरे हो जाए और पढ़ने लिखने का सारा काम हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। यानी वे इतना तो पढ़ लेते थे समय निकाल कर, या इतना तो वे मन लगा कर पढ़ ही लेते थे कि वे कक्षा में फेल ना होंगे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। यानी कि पास होने की खुशी में लेखक को जो एक गुमान आ गया था, जो अभिमान आ गया था, जो एक अहंकार आ गया था, वह जो विश्वास पैदा हुआ था, वह इतने डांट फटकार सुनने के बाद कहीं लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा।